नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। सुबह अब से करीब 12-13 घंटे पहले जब ये कवरेज शुरू हुई थी तो बात हो रही थी कि आज का परिणाम किस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला है। जो 5 राज्यों के मतगणना हुई, 5 राज्यों की परिणाम आपके सामने है, नतीजे आपके सामने हैं। जो चीज मोटे तौर पर हेडलाइन बनकर बाहर निकल कर आती है, जिसको देखकर बीजेपी बहुत बम है, बहुत खुश है, वो ये कि 2 और राज्यों से उसने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। चाहे वो केरल की बात हो या फिर वो असम की बात हो। असम में तो बीजेपी खुद सरकार बनाने जा रही है, तो केरल में भी ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का वोट परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है, सीट भले ही एक जीती हो, उसने बहुत बड़ी वजह बनाई कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन को हरवाने में। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आज के दिन की जो हाइलाइट्स हैं, फिर हम अपने विषय पर आज की बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें देर शाम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के तमाम दिग्गज वहां मौजूद हुए। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के लिए भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मुख्यालय में। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा है जम्मू कश्मीर की तरह कि असम में भी हमारी सरकार कैसे बन रही है। कहीं ना कहीं वो टीका टिप्पणी थी अपने राजनीतिक आलोचकों के लिए, राजनीतिक विरोधियों के लिए, कि बीजेपी का ग्राफ कुछ राज्यों में बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ही सही, लेकिन वो सुदूर केरल में है। वो राजगोपालन साहब बीजेपी के हीरो बनकर उभरे हैं केरल से। ये 5 तस्वीरें हैं, 5 आज की बड़ी खबर को, हेडलाइन को दिखाते हुए। केरल में एलडीएफ की वापसी, पश्चिम बंगाल में गजब हुआ है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ अपने पिछले परफॉर्मेंस को रिपीट किया है, बल्कि बेहतर तरीके से रिपीट किया है। 184 के बदले 211 पर टीएमसी का आंकड़ा है। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर भी ममता के विजयी रथ को नहीं रोक पाए। वहीं असम में पहली बार बीजेपी की जीत की जश्न है। सर्बानंद सोनोवाल का मुख्यमंत्री बनना तय है। कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त में हो सकता है कि तारीखों की भी घोषणा हो। तमिलनाडु में भी इस बार रिकॉर्ड हुआ जब जयललिता एमजीआर के बाद दूसरी ऐसी नेता बनी जिन्होंने बैक टू बैक 2 चुनाव एक साथ जीते। वरना दोनों द्रविडियन पार्टी बारी बारी से, एक बार एडीएमके तो एक बार डीएमके चुनाव जीतती थी। और जयललिता की पार्टी ने भी इस बार अपने परफॉर्मेंस को पिछली बार से बेहतर किया है। कांग्रेस के लिए एकमात्र खुशखबरी, इस देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी के लिए एकमात्र जो अच्छी खबर थी, सुकून देने वाली बात थोड़ी सी, तो वो छोटे से राज्य पुडुचेरी से आई, जहां पर 30 सीटें हैं और 30 में से 15 पर कांग्रेस जीत गई है। वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। अमूमन 4 राज्य जो थे वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ, पुडुचेरी में बेहतर हुआ। इसीलिए आज का विषय है, क्या बीजेपी का ये नारा सही है कि कांग्रेस मुक्त भारत का वक्त आ गया है? क्या बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है? आज जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। कांग्रेस का दी एंड, बीजेपी इसको कांग्रेस मुक्त भारत कह रही है और कांग्रेस का दी एंड के सपने देखे जा रहे हैं। क्यों ये टॉपिक रखा गया, क्यों ये बात रखी गई, हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज कांग्रेस की ये स्थिति क्यों हुई है, मैं आपको अपनी वीडियो वॉल पे लिए चलता हूं। इस वीडियो वॉल के जरिए आपको समझाते हैं कि भारत के नक्शे पर वो कांग्रेस पार्टी जो एक जमाने में सबसे बड़े पार्टी के तौर पर उभरी थी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। 2009 की तस्वीर है ये, वो 2009 जब लोकसभा का चुनाव हो चुका था और कांग्रेस अपने पीक पर थी। कांग्रेस ने राजीव गांधी के बाद जब कांग्रेस ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा में किया था
उसके बाद की तस्वीर कांग्रेस के पास बड़े बड़े राज्य थे, जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, राजस्थान था, दिल्ली था, हरियाणा था, उत्तराखंड था, महाराष्ट्र था। इन इलाकों में कांग्रेस देखी जा सकती थी। कुल 13 राज्य थे ऐसे उस जमाने में 2009 में जो जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी और भारतीय जनता पार्टी 6 राज्यों पर सिमटकर रह रही थी। लेकिन और बाकी के राज्य आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये पूरे नक्शे पे आप देख सकते हैं। उत्तर का इलाका, पश्चिम का इलाका, दक्षिण का इलाका, पूर्वोत्तर का इलाका, सब जगह कांग्रेस पार्टी। 13 राज्य थे 2009 में। आज हम 2016 में हैं। 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीत हासिल करती है, अपने दम पर सरकार बनाती है। 2016 2 साल के अंतराल के बाद अब राज्यों की स्थिति देखते हैं भारत के नक्शे पर कहां रह गई है। कांग्रेस की बात की जाए तो आज कांग्रेस महज 6 राज्यों में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। 3 राज्य यहाँ पूर्वोत्तर के, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, एक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक बड़ा राज्य है कर्नाटक। ये परिस्थिति है कांग्रेस की। महज 6 राज्यों में कांग्रेस इन बीते 7 सालों में 13 से सिमटकर 6 पर रह गई है। कांग्रेस के लिए वाकई में ये चिंता की बात है। 7 साल में से 6 राज्य उसके हाथ से निकल चुके, केवल 6 राज्यों पर वो सिमट चुकी है। ये परिस्थितियां दिखाती हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्यों विचार मंथन होना चाहिए और ये तस्वीर आपको दिखाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ किस तरीके से बढ़ चुका है राष्ट्रीय मानचित्र में। इस भारतीय मैप आप देख सकते हैं। लगातार बीजेपी अब 9 बड़े राज्यों में शासन कर रही है। असम में आज जीती है, छत्तीसगढ़ में सरकार पिछले करीब 2 टर्म से तीसरी बार रमन सिंह वहां पे काम कर रहे हैं। गोवा में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है। ये पूरा भारत का नक्शा आप देख सकते हैं, बड़े बड़े राज्यों का भरा हुआ है बीजेपी के स्टेट से। ये सब बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं, या वो अलायंस में जम्मू कश्मीर में है या अब वो असम में। पहली बार पूर्वोत्तर के इधर के आगे बीजेपी बढ़ी नहीं थी, बिहार के आगे बीजेपी बढ़ी नहीं थी। पश्चिम बंगाल में भी इस बार 3 सीटें जीत ली हैं, अलायंस ने 6 सीटें जीत ली हैं। असम में अपने दम पर सरकार बना रही है अपने साथियों के साथ मिलकर। और केरल, सुदूर केरल में बीजेपी के लिए कहा गया कि बीजेपी कभी वहां पर नहीं आई, लेकिन इस बार बीजेपी ने 1 सीट जीती है और कम से कम 20 ऐसी सीटें हैं, लगभग 20, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार नंबर 2 पर हैं। इन परिस्थितियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो ये नारा है कांग्रेस मुक्त भारत का, क्या वो 2 कदम आज और आगे बढ़ गया, क्योंकि 2 राज्य केरल भी कांग्रेस के हाथ से चला गया, असम भी कांग्रेस के हाथ से चला गया। इन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस का दी एंड अगर कहा जा रहा है तो वाकई में क्या कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना नहीं चाहिए। ये हम वोट परसेंटेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज की जो 824 विधानसभा की सीटें रहीं 2011 के मुकाबले और 2016 के मुकाबले, 2011 में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 5 सीटें थी, लेकिन आज 2016 में आज की काउंटिंग के बाद इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास 65 सीटें हैं। वोट परसेंटेज 5% से बढ़कर 11% हुआ है। करीब सीटों में 13% का उछाल है भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस में। और ये वो इलाके हैं, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी आज से 4 साल पहले नेस्तनाबूद मानी जाती थी, खत्म मानी जाती थी। उन राज्यों में बीजेपी बढ़ी है। इन राज्यों में कांग्रेस की पैठ थी। कांग्रेस के पास 2011 में इन 5 राज्यों में से 170 सीटें थी, अब घटकर 114 रह गई हैं। करीब करीब 55 सीटों का नुकसान, 56 सीटों का नुकसान कांग्रेस के पास है। वोट परसेंटेज में भी 24% से गिरकर 21% हुआ है। जाहिर तौर पर ये परिस्थितियां दिखाती हैं कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस के लिए क्यों बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के लिए दी एंड का वक्त आ रहा है। लेफ्ट का परफॉर्मेंस उल्टा, लेफ्ट का परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले सीट के मुकाबले में सुधरा है। 119 सीटें थी 2011 में, अब 123 सीटें हो गई हैं। वोट परसेंटेज में जरूर लेफ्ट को नुकसान हुआ है। 19% हुआ करता था, अब 12% रह गया है। और ये बहुत बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है वोट परसेंटेज कम होने की, क्योंकि केरल में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस का ग्राफ घट रहा है। इसी अंदाज में कुल मिलाकर ये तस्वीर बिल्कुल साफ करती है कि क्यों कांग्रेस मुक्त भारत की बात बार बार बोली जा रही है, क्यों बीजेपी के नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं और क्यों कांग्रेस के
सपोर्टर्स जो हैं आज वो अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। हम अमित शाह की बात आपको सुनाते हैं। जब वह चुनाव जीते तो किस तरीके से उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला है, अपनी जीत का जो सेहरा है वो किसके सर बांधा। पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। नरेंद्र मोदी सरकार के जो 2 साल के कामकाज है इस पर जनता की मोहर है। कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे हैं। एक स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम ये सभी राज्यों में किया है और ये जो सशक्त नींव पड़ी है उस पर 2019 तक मुझे भरोसा है कि हमारी कैडर एक मजबूत विजय की इमारत बनाने में सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में ये सभी राज्यों में एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, भाजपा की सरकार, तो जाहिर तौर पर तमाम बात दिखाती है कि बीजेपी क्यों बम है, क्योंकि बीजेपी को जानती है कि अगर उसको राष्ट्रीय परिदृश्य पर अगले 10 साल 15 साल तक शासन करना है तो कांग्रेस को कमजोर करना होगा और इस मकसद में कांग्रेस लगातार कमजोर होती, बीजेपी के ट्रैप में फंसती दिखाई भी दे रही है। पश्चिम बंगाल की स्पेसिफिकली बात करते हैं, शुरुआत करते हैं 5 राज्यों की। आज फटाफट क्विक तस्वीर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का सीट शेयर क्या कहता है। पश्चिम बंगाल के सीट शेयर की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतती है। कांग्रेस मजबूरी में जाकर अपने धुर विरोधी लेफ्ट के साथ टाई अप करती है, हाथ जोड़ती, हाथ मिलाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिगर को नहीं रोक पाती और इस पूरे गठजोड़ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 6 सीटें वहां पर चुनाव जीता है। बीजेपी की अपनी 3 सीटें आती हैं पहली बार पश्चिम बंगाल में। ये चीजें दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस को अब मंथन करना चाहिए कि क्या पार्टी में कहां पर चूक हो रही है। मैं अगर वोट शेयर की बात करूं, पश्चिम बंगाल का वोट शेयर हम देख लेते हैं तब तमाम पार्टियों का किस तरीके से चीजों में वोट्स मिले हैं। बीजेपी को 11%, आज बीजेपी गठबंधन को 11% वोट मिल चुके हैं। लेफ्ट के पास 38% वोट हैं। ये सब तस्वीरें बिल्कुल साफ कर रही हैं कि कांग्रेस को अभी और ज्यादा जमीन पर काम करने की जरूरत है, अपनी लीडरशिप को के मंथन की जरूरत है स्टेट लेवल पर और यहां तक कि रीजनल लेवल पर। असम की बात करनी आज बहुत जरूरी हो जाती है। असम की तस्वीर को हम साफ करते हैं। असम में सीट शेयर की बात करते हैं, किसको कितनी सीटें मिली हैं। असम में पहली बार कमल खिला है। कांग्रेस की सरकार वहां 15 साल तक थी, तरुण गोगोई साहब 15 साल तक थे, लेकिन आज कांग्रेस की क्या स्थिति है, 26 सीटें, महज 26 सीटें, सुपड़ा साफ एक तरफा। बीजेपी गठबंधन के पास 86 सीटें। यह आंकड़ा दिखा रहा है कि किस तेजी से पार्टी अनपॉपुलर हुई है। मैं वोट शेयर दिखाना चाहूंगा असम का आपको। यहां के वोट परसेंटेज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पार्टी के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए चिंता का वक्त है। ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 42% वोट पा चुका है। कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस अकेली लड़ी 31% वोट के साथ। पिछली बार अंडरस्टैंडिंग थी एयूडीएफ के साथ तो मिलकर ठीक लड़ लिए थे, लेकिन इस बार अलग अलग लड़े और आज एयूडीएफ कहां पर है और कांग्रेस कहां पर है। इन तमाम चीजों पर चर्चा हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान करने वाले हैं। मेहमानों का मैं परिचय कराऊंगा और बारी बारी से तमाम ग्राफिक्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते रहेंगे। बहुत से मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2 हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहाँ स्टूडियो में हैं, पहले उनका परिचय करा देता हूं। रामकृपाल सिंह जी हैं, टीआर रामचंद्रन साहब हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। हन्नन मोला साहब सीपीएम के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन साहब मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर अजय कुमार हैं और नवल शर्मा जी जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और भी मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। अजय कुमार जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। आपकी पार्टी के 90 साल के नेता, 90 साल की उम्र को छूने वाले नेता, चाहे तरुण गोगोई हो, चाहे ओमान चांडी हो, चाहे करुणानिधि हो, जिनके साथ आपने टाई अप किया, उनका जादू नहीं चलता है। आपकी पार्टी के युवा नेता जिनको सबसे अधिक रैलियां कराई, आपके अपने उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनका करिश्मा नहीं चलता है। तो ना युवा पसंद कर रहे हैं, ना बुजुर्ग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस को क्या हो गया है, क्यों कांग्रेस डिक्लाइन पे दिखाई दे रही है? देखिए सुमित जी, पहले तो शाहनवाज जी और भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देना चाहता हूं असम की जीत के लिए और तमिलनाडु में डीएमके की जीत के लिए, और लेफ्ट को भी मनन साहब को, क्योंकि केरला में उनकी सरकार आई है।
तो उनको बधाई देना चाहेंगे। दूसरी बात है कि देखिए जिस तरह से हम आंकड़े पेश करते हैं, जरूर जो है असम में हो या बंगाल में, अब तो एक एक प्रदेश का अगर आप हमको 2 मिनट टाइम दीजिएगा तो एक एक प्रदेश में जल्दी से मैं बता देता हूं। असम में अगर आप देख लीजिएगा तो हमारे वोट प्रतिशत 30% है, और भारतीय जनता पार्टी का अकेले अगर ले लीजिएगा तो 31% है। तो जिस तरह से आप चित्र बना रहे हैं उसके मुताबिक तो हमको लगता है कि हल्का गलती उनके बीजेपी के कहां सफल हुई, गठबंधन या अलायंस जोड़ने में, और इसमें हमारी जरूर रणनीति में कमजोरी होगी क्योंकि हम सिर्फ अकेले चले इस चुनाव में असम में, और बीजेपी क्योंकि पार्टी टू पार्टी अगर जो आप नेशनल पार्टी और एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोल दीजिए। अजय जी 30% हमारा आप भी सुबह से तमाम चैनल्स पे जा रहे हैं, मैं भी सुबह से तमाम अवस्थी जी अगर आप अजय जी सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना, अगर आप ऐसे आंकड़ों के दम पर अपना डिफेंस करते रहेंगे कि हमको 31% है उनको 30% है, तो डिबेट हो ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं पार्टी को यह मानना पड़ेगा कि आपका युवा नेतृत्व और आपका बुजुर्ग नेतृत्व दोनों आपको वोट नहीं दिला पा रहा है। मेरा सवाल वो है, मैं वोट परसेंटेज में जा ही नहीं रहा हूं। सुमित जी, आपके युवा और बुजुर्ग दोनों ही लोग आपकी पार्टी से दूर क्यों हो रहे हैं? पहली बात है कि किसी भी बहस में यदि आप बिना आंकड़े के आधार पर आप बहस करेंगे तो वो जो है ना जुमले वाली बहस हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको जो है एक आईना दिखा रहा हूं कि किस तरफ क्यों हम तो एक तो असम में अपनी हार को मानते हैं, अपनी रणनीति। आईना मुझे मत दिखाइए, अरे भाई साहब सुमित जी दिक्कत क्या है कि यदि आप सुनने को भी तैयार नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करूं 2 मिनट टाइम दीजिए ना, क्योंकि आप तो मानते, मैंने शुरू किया था कि शाहनवाज जी को बधाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक था कि हम लोग, और आपका सवाल का जवाब जरूर देंगे। 31% जो हम लोग की रणनीति रही है, और जिस तरह से अलायंस और गठबंधन बीजेपी ने असम में जोड़ने के लिए सफल हुए थे, तो उनको बधाई देता हूं, उनकी वहां पर जीत हुई थी। अगर आप बंगाल में देख लीजिएगा कि हम लोग को उम्मीद थी कि लेफ्ट के साथ कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कांग्रेस पिछले चुनाव के मुताबिक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है कि ऑपोजिशन लीडर के पोजीशन में आ गए, लेकिन जो उम्मीद थी उसके अपेक्षा में जो हम लोग का जो नतीजे थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है, ये हम इसको मानते हैं। तमिलनाडु में अगर आप देख लीजिएगा तो डीएमके और एडीएमके में सिर्फ 0.5% का वोट शेयर के अंतर है। वहां पर जयललिता जी जीत गई हैं, और लेकिन डीएमके में सिर्फ 0.5% के अंतर है। और जो सबसे बड़ा नुकसान या वोट शेयर में जो हुआ है वो केरल में है। अब यहां बात रही कि आपने कहा अमित शाह जी, देखिए जीत एक तरफ है और बट बोलापन दूसरे तरफ है। 700 के आसपास की सीट में चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 85 सीट मिले, हमको 100, आपने उसमें पौंडीचेरी को गिने नहीं तो 138 के आसपास होगा। हमारा यह कहना है सुमित जी की हार जरूर है, इससे हमको सीख लेने की आवश्यकता है। और नहीं, आपने जिस तरीके से बीते 2-2.5 मिनट में अपनी बात कही, अजय जी आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार आप भूल गए। नहीं, अरे मैं तो बोल रहा हूं आपकी पार्टी है, आप 5 मिनट तक बोल सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए चिंता की बात यह है कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कमजोर हो रही है, एमसीडी का चुनाव जीत के खुश हो जाती है, पुडुचेरी में सरकार बना के खुश हो जाती है, तो ये मुबारक हो आपको। खुश नहीं है, आपको मुबारक हो। आपको लगता है कि आपकी पार्टी 2 राज्य हारकर भी अच्छा कर रही है। नहीं, पहली मैं तो चिंतित हूं कि कांग्रेस के मुक्त भारत का बीजेपी का सपना पूरा हो रहा है और कांग्रेस होने दे रही है। शाहनवाज हुसैन साहब, आप एक चीज, नहीं एक मिनट सुमित जी, मैं उतना ही शाहनवाज उतना ही कह दूं कि बीजेपी को अगर तमिलनाडु में 232 सीट में लड़े थे तो 230 में अब जमानत जब्त हो गई। हम ये मानते हैं कि हमारी हार हुई है, हम ये मानते हैं कि हमको इससे सीख लेनी है। कहां मान लेकिन रहे हैं? जिस तरह से जो है कांग्रेस, आप कहां मान रहे हैं? अरे सर पूरा रामायण बोलने के बाद आप पूछेगा सीता कौन है, आप जिसका कहां मान रहे हैं कि आपकी हार हुई है? आप तो ये कह रहे हैं कि 0.5% से यहाँ रह गए, 1% से वहां रह गए। मुबारक हो आपको, आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है। आप इसी के भरोसे यूपी और पंजाब उत्तराखंड जीतिएगा। सुमित जी मैं तो शुरू किया था बधाई देकर के, अपने विपक्ष के पार्टी को बधाई देकर, हमको सीख लेने की जरूरत है। आज शाहनवाज हुसैन का दिन है, और ये बात आपको माननी भी चाहिए, आपने बधाई भी दी। आज उनको मौका मिलना चाहिए, ज्यादा मौका मिलना चाहिए। शाहनवाज जी, कांग्रेस मुक्त भारत में मेरा सवाल दूसरा है, आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, कुमार जी, मेरा सवाल शाहनवाज जी, अजय, कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात करते हैं तो चेहरे से, भाव से, बॉडी लैंग्वेज से कांग्रेस क्या कहना है कि अहंकार झलकता है, आप लोग सबकी आवाज दबाना चाहते हैं। नहीं देखिए, हम अहंकार से कोसों दूर हैं। ये
कांग्रेस के लिए हमने छोड़ दिया है, हमारे पास वो है नहीं। हमारी डिक्शनरी में अहंकार का शब्द ही बीजेपी के डिक्शनरी में नहीं है। जहाँ तक ये सही है कि आज का दिन अजय कुमार जी हमारे मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मुश्किल दिन में वकालत कर रहे हैं, वो भी राहुल गांधी जी के वकील हैं। जहाँ पर उनको नगर निगम के उपचुनाव जीतने पर बधाई देना पड़ता है और 4 सीट पर बधाई और 4 राज हारने पर उनको जिम्मेदारी से भी बचाना पड़ता है। तो काम मुश्किल है आज अजय जी का। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि हम भी जब बिहार में चुनाव हारे थे तो प्रवक्ता के नाते सुमित अवस्थी जी को फेस करना आसान काम नहीं था, लेकिन ये कुछ तर्क गढ़ रहे हैं। 0.5% से हार गए, मही लोकसभा का चुनाव लेस देन 1% वोट से रह गया, लेकिन चुनाव तो नहीं जीता ना। अब अगर मैं कहूं कि नहीं मैं बहुत कम वोट से रह गया हूं इसलिए मुझे भी कुछ सुविधाएं दे दीजिए, ये तो नहीं हो सकता। राजनीति में हार जीत 1 वोट से होती है। आप याद रखिए अजय जी कि अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से हार गए थे, प्रधानमंत्री का पद चला गया था। आप यहाँ कहाँ वो सब आंकड़ा निकाल रहे हैं। आज आत्मचिंतन का वक्त है बीजेपी के लिए। जो आंकड़ा बहुत अच्छा देखा है सुमित जी, मैं आपको तारीफ नहीं करते हुए आपको बधाई देता हूं कि मैं सुबह से डिबेट में हूं, लेकिन जितना अच्छा आंकड़ा आपने दिखा दिया, डिबेट की गुंजाइश खत्म कर दी आपने कि बीजेपी 5 थी उससे कहां बढ़ी, कांग्रेस कहां थी कहां बढ़ी, वो आपके एकदम डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटल डिबेट है आपका, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती है। हम कोई नया तर्क तलाशें। हमारे लिए केरल के चुनाव में, केरल में हमारी एंट्री हो गई, हम 20-22 जगह मुकाबले में रहे। तमिलनाडु में ये हमें कह रहे हैं कि हमारी जमानत जब्त हो गई। अरे तमिलनाडु में तो हम, आप एक ध्रुव को पकड़ लिया अजय जी, अगर गलती से आप अकेले लड़ लेते ना तो 100% सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो जाती। अब हमें बता रहे हैं वो तो आप डीएमके के सहारे थोड़ा 2-4 जगह मुकाबले में रहे। शाहनवाज जी, तीसरी बात शाहनवाज जी, मैं पूरा कर रहा हूँ, बस 1 मिनट में पूरा कर रहा हूँ। जी ठीक है। नहीं खुश नहीं हो रहा हूँ। आज तो हमें फलदार दरख्त झुककर रहता है, हमारे पर फल लगे हैं, हम झुककर आपको बातें कह रहे हैं। हम कोई इसमें अहंकार में नहीं कह रहे। ऐसा तो नहीं लगता है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप भी जानते हैं कि हमने केरल में अच्छा परफॉर्म किया, हमने बंगाल में भी अच्छा परफॉर्म किया, हम आसाम में जीते हैं। हमारी 4 सीटें थी, 4 से आप कहाँ 31% 38% पे चले गए हैं। हम 4 से यहाँ पहुंचे हैं। राजनीति में मिराकल है। हमने गठबंधन अच्छा किया, आप कह रहे हैं आपने नहीं किया, ये आपकी कमजोरी है। हमने किया, ये हमारी सफलता है। शाहनवाज जी, तो इसलिए हमारे जीत को कम करके मत हन्नन मुला, हम ये मानते हैं। हन्नन मुला साहब के पास जाऊंगा मैं, क्योंकि आपने केरल का जिक्र किया। मैं एक बार हन्नन मुला साहब का बात जरूर चलूंगा। मुला साहब, केरल में आपकी सरकार बन रही है, आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन है? अच्युतानंदन जी हैं, पिनारी विजयन है, या कोई तीसरा आदमी है? मुल्ला साहब, मुख्यमंत्री कौन बनेगा केरल का? जी वो तो तय होगा। काल मीटिंग है ना हमारा। ऐसा नहीं होता कि बाजार में पहले बोलता रहता है, ऐसा नहीं होता। हमारा पार्टी में कोई होता नहीं। आपकी पार्टी में हमारा पार्टी स्टेट कमेटी मीटिंग है जी, और हमारा जनरल सेक्रेटरी सीताराम जा रहा है जी। वो काल राज्य कमेटी मीटिंग में वहाँ फैसला होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि केरल में बीजेपी इनरोड्स बनाने में क्यों कामयाब रही? क्या बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन केरल में मजबूत हुआ है? आपका ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो रहा है? आपकी पकड़ कमजोर हो रही है? बीजेपी को काफी ज्यादा वोट्स मिले हैं केरल में इस बार, क्यों? हाँ, केरल में उसको बढ़ने का एक मौका इसलिए मिला कि केरल में उसका 5-6% वोट पहले था जी, मगर केरल में जितना हिंदुत्ववादी संगठन है, 50 छोटे मोटे 5 लोग का, 10 लोग का, 15 लोग का, जितना हिंदुत्ववादी कम्युनल फोर्सेस है, इस बार सबको इकट्ठा किया है। और इकट्ठा करने के बाद बाकी सारे हिंदुत्ववादी के पास जितना वोट था उसको पास आया। मगर ये जो है इससे ज़्यादा बहुत बढ़ने का उम्मीद केरल में नहीं होगा, क्योंकि केरल का वोट में 30% मुस्लिम है, वो वहाँ वो बीजेपी घुस नहीं पाएगा। 18% क्रिश्चियन है। सिर्फ हिंदू वोट को कवर करके केरल में
बहुत उभर के आएगा, ऐसा उम्मीद करने का कोई जगह नहीं है। लेकिन ठीक मुल्ला है, इस साहब- बार थोड़ा बड़ा है मुल्ला क्योंकि साहब- उसका जो 6% वोट है उससे बीजेपी बाकी छोटे मोटे हिंदुत्ववादी ताकतों को एकजुट किया, इसलिए वोट बड़ा है। तो इसलिए इससे ज्यादा या लिमिट आप तक जा ये सकता, क्या आप ये मान इसके रहे हैं कि लिमिट के ऊपर बीजेपी केरल ने में बीजेपी क्या आप के ये जाने का मान कोई रहे हैं कि संभावना बीजेपी ने हिंदुत्ववादी ताकतों को एक कर लिया और आप उनको डिवाइड नहीं कर पाए, जो आप हमेशा करते रहे थे? क्या इस बार सीपीएम और लेफ्ट की स्ट्रेटेजी हिंदुत्ववादी ताकत चूक तो गई? धर्म के आधार पर है ना। हम तो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता, वो धर्म के आधार पर राजनीति करता है। तो धर्म के आधार पर करने से जो लोग धर्म के आधार पर प्रभावित तो होता है, ऐसा ताकत इकट्ठा होता है। हम तो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए धर्म के आधार पर नहीं करता, इसलिए हम उसको जो थोड़ा बहुत जो है उसको रोक नहीं पाया। मगर बाकी जो लोग हैं, केरला का जमीन ऐसा है कि वहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स मेजोरिटी हो नहीं सकता, ऐसा वहाँ का आप देश परिस्थिति के है। सबसे इसलिए जितना शिक्षित बीजेपी राज्य के बड़ा बारे है, में- वहाँ ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा बढ़ने देश का के सबसे संभावना नहीं है। शिक्षित राज्य जितना के भी बारे में अमित शाह सपनों देखे, आप ये उसको कह रहे हैं 15% मुल्ला जो साहब- बड़ा है उसके ऊपर जाने का कोई संभावना नहीं। मुल्ला साहब, आप ये कह रहे हैं कि देश का सबसे शिक्षित राज्य भारतीय जनता पार्टी को पोलराइज होकर वोट करता है। शाहनवाज हुसैन, जवाब दीजिए। नवल शर्मा में आता हूँ। शाहनवाज हुसैन, बेस करता तो है, उसका ये- मेन ये बेसिस है कहना सांप्रदायिकता। कि उसके साथ सिर्फ पिछले minority बार वोट है बड़े इसलिए बड़े जीत नहीं करोड़पति सकते। साथ दिया था, इसलिए सरकार बनाया था। हिंदूवादी या मगर उसका हिंदुत्ववादी, राजनीति वो मोदी आप भाषण देता है, क्रिश्चियन और मोदी मुस्लिम भाषण का देता नाम है, लेंगे। मोदी जी, सबको विकास के लिए। मुल्ला साहब, सुनिए, शाहनवाज मोदी हुसैन तो जवाब दे रहे हैं। भाषण देता है सबको विकास के सुमित लिए। जी, मगर मुल्ला उसका साहब, जितना शाहनवाज हजार हुसैन आपकी संगठन बात का है, जवाब दे रहे सब हैं। दिन रात सुनिए, सांप्रदायिकता शाहनवाज जी, प्रचार मैं करता आपसे है। कह रहा हूं कि उसका आप दो फेस सीधे है। क्या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन और मुस्लिम है वहां वोट नहीं मिलेगा, हिंदू का वोट मिलेगा? अगर सारे हिंदू का ही वोट हमें मिल जाता तो हमारी स्थिति और ज्यादा होती। हम कहीं हिंदू मुस्लिम में यकीन करके सारे चुनाव हिंदू का वोट नहीं नहीं मिलेगा। लड़ते हैं। सारे वहां हिंदू पर का राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। संगठन को सारे जिसके हिंदू साथ कम्युनल संघर्ष नहीं हो रहता है सकता, उसको आप इसलिए सारे हिंदूवादी हिंदू का कह वोट रहे आपको नहीं हैं। मिलेगा। आखिर हम हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं नहीं, सारे सुनिए। वही तो आप कह रहे हैं हिंदुत्ववादी। हिंदुत्ववादी आप सारे राष्ट्रवादी को हिंदू हिंदुत्ववादी कम्युनल कह रहे नहीं हैं। हो हम सकता। लोग वहां पर सारे हिंदू कम्युनल नहीं हो पॉजिटिव सकता। नोट पर कुछ गए थे। 2-4% हो इल्जाम सकता, तो जो कम्युनिस्ट आपको पार्टी साथ पर देंगे। है, ज्यादा से वहाँ ज्यादा कम्युनिस्ट हिंदू पार्टी लोग जो पर है, वो सेकुलर है। मुस्लिम वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी पे इल्जाम रहता है कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। आप कहीं भी सेकुलर बनते हो, लेकिन आप पर इल्जाम केरल के अंदर रहता है कि आप है, वो कम्युनलिज्म कम्युनिस्ट करते हैं, पार्टी को समाज को कम्युनिस्ट बांट कर पार्टी कर ही नहीं राजनीति करते हैं, इस तरह का इल्जाम लगता मैं- है। ध्रुवीकरण होता है कम्युनिस्ट कि पार्टी- क्रिश्चियन और मेरे मुस्लिम साथ एक पार्टी में कम्युनलिज्म चले नहीं कर जाते हैं, सकता। दूसरे आप आप एक कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण पार्टी के करते खिलाफ हैं। कुछ भी आरोप करो, लेकिन मगर कम्युनलिज्म भारतीय करता जनता है, ये पार्टी आरोप एक नहीं कर विकल्प सकते। के तौर पर कोई वहाँ दुनिया में उभरी क्यों है। नहीं मानेगा मैं कि और कम्युनिस्ट अभी पार्टी तो हम कम्युनलिज्म एक करता है। एंटर एक्सपर्ट्स कर के गए। पास भी हमारे आऊंगा, लिए लेकिन यही एक- बड़ी उपलब्धि है कि विकल्प हमने की तरफ नहीं शाहनवाज जी, केरल की मुल्ला विधानसभा साहब, में एक एंट्री कर नवल रही है। शर्मा, आप 20-22 शर्मा, सीटों पर एक हमने क्विक मुकाबला कमेंट करा आपका। दिया है। जेडीयू का आने वाले एक दिनों क्विक में कमेंट आज के हम नतीजों बहुत पर मजबूत स्थिति में केरल के अंदर होंगे। भारतीय जनता इसमें पार्टी किसी को कांग्रेस कोई शक नहीं मुक्त होना भारत चाहिए। की बात कर रही है और उस दिशा में 2 कदम और आगे बढ़ गई है। एक क्विक कमेंट आपका, फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। नवल शर्मा। जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आज के चुनाव में विजेता सभी दलों को बधाई देता हूं। जी। जनादेश शिरोधार्य है, लेकिन इस जनादेश की व्याख्या जिस रूप में की जा रही है, मैं उससे थोड़ा असहमत हूं। असहमति का पहला कारण यह है कि अगर भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है तो बीजेपी युक्त कहां से हो रहा है? मैं तो साफ साफ देख रहा हूं कि अगर कांग्रेस को पराजय मिल रही है तो मजबूती क्षेत्रीय पार्टियों को मिल रही है। बीजेपी कहां मजबूत हो रही है? अगर बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में इनका खाता नहीं खुला, पांडिचेरी में खाता नहीं खुला, तो भले इस तथ्य की व्याख्या चाहे बीजेपी के नेता जिस रूप में कर दें, लेकिन अगर भारत कांग्रेस मुक्त होने की दिशा पर आगे बढ़ गया है तो मजबूती तो क्षेत्रीय पार्टियों को मिल रही है। बीजेपी को मजबूती कहां मिल रही है? पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह कि आसाम के चुनाव विश्लेषण की ओर बार बार ध्यान दिया जा रहा है। बस मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ वक्त पहले बिहार में चुनाव हुआ, बिहार ने अलायंस का नया प्रयोग किया। आप सोच कर देखिए कि अगर वही प्रयोग आसाम में दोहराया जाता तो बीजेपी की स्थिति क्या होती और तस्वीर क्या बनती? तो आज की तारीख में गैर बीजेपी दलों के सामने आज की तारीख में गैर बीजेपी दलों के सामने 2 विकल्प है। या तो आप बीजेपी को रोकने के लिए बिहार जैसा प्रयोग करें, या फिर आप अगर आसाम जैसा प्रयोग करेंगे तो फिर वही स्थिति उभरेगी जो अभी दिख रही है। और तीसरा और सबसे अहम बिंदु यह है कि बीजेपी जो अपने को अखिल भारतीय पार्टी होने का दावा करती है
और यह बोलते बीजेपी के नेता नहीं अघाते हैं कि विकास के एजेंडे की जीत है। अगर विकास के एजेंडे की जीत है तो तमिलनाडु के लोगों ने आपके विकास के एजेंडे को अस्वीकार क्यों कर दिया? पांडिचेरी के लोगों को आपका विकास पसंद क्यों नहीं आया? बंगाल में क्यों पसंद नहीं आया? आखिर आसाम में ही क्यों पसंद आया? आसाम में इसलिए पसंद आया कि आसाम में आप एक कारगर अलायंस कर पाने में सक्षम रहे, जो कांग्रेस नहीं कर पाई। सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है कि यह बीजेपी के लिए जीत का दिन है और जीत को विनम्रता से ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए, मेरी ओर से भी बीजेपी को शुभकामनाएं। नवल जी, बीजेपी की बात शाहनवाज हुसैन करेंगे, लेकिन आपने बहुत सिलेक्टिव चश्मा लगा रखा है। आपने पुडुचेरी और तमिलनाडु तो देखा, आपने असम को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा असम में किस तरीके से बीजेपी वहां जाती है और सरकार बना लेती है। शाहनवाज हुसैन बेहतर बताएंगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। सुनिए ना, दूसरी बात सुनिए। आपने कहा, मैं नहीं टोक रहा था, सवाल का जवाब दूसरी, अरे आप सवाल पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। दूसरी चीज ये आपने अलायंस की बात की। पश्चिम बंगाल में अलायंस बना, क्या हुआ वहां पे? ममता बनर्जी रुकी क्या? कांग्रेस और लेफ्ट 70 साल के राजनीतिक विरोध के बाद एक हो गए। जेडीयू भी शामिल था, जिसके हाँ, ये खुद शामिल थे, जेडीयू आरजेडी सब थे। वो आपने नहीं बताया। हमने बिहार में जिस अलायंस मैं उस अलायंस की चर्चा कर रहा हूं जिसका प्रयोग हमने बिहार में किया था। आप बदरुद्दीन ठीक है, याद है मुझे। सुन लिया जाए थोड़ा, सुन लिया जाए थोड़ा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि आसाम में बीजेपी को जितने वोट मिले और विपक्षी पार्टियों को जितने वोट मिले, कांग्रेस को जितना मिला, एआईयूडीएफ को जितना मिला, अदर्स को जितना मिला, अगर आप सबको जोड़ लेते हैं, गैर बीजेपी सारे दलों के वोट को आप जोड़ लें और तब आसाम की तस्वीर निकाल कर देखें। अगर आसाम में एआईयूडीएफ और कांग्रेस अगर साथ मिलकर लड़ती, तब क्या तस्वीर उभरती? तो कहीं ना कहीं से इस चुनाव ने गैर बीजेपी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत काफी बल दिया है। और अब भारत के गैर बीजेपी दलों को अगर करके तो 500 हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन सकती है कि ये होता तो ये हो जाता। सुमित जी, शाहनवाज जी जवाब दीजिए, फिर भी एक्सपर्ट। नहीं, ये तो सामने दिख रहा है, इसमें हाइपोथेटिकल जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस को अफसोस नहीं है, कोई बात नहीं है। आप ये सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। बिहार में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, ये सामने दिख रहा है। शाहनवाज जी, 1 मिनट का जवाब, 1 मिनट का आता हूँ अजय जी, 1 मिनट। हम जी जरा वो चुप होंगे तभी बोलूंगा जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अलायंस किया, जो जेडीयू के भी नेता नीतीश कुमार जी ने अलायंस किया, जाके बंगाल में जाके किया, केरल में प्रचार में भी गए, उनका भी झंडा अलायंस के झंडे में नजर आता था। आप केरल भी गए, जिस दिन मैं गया था वहां ने पूछा बगल में किसका हेलीकॉप्टर था, कहा नीतीश कुमार जी आए। तो आपने तो वहां भी अलायंस किया। और छोड़ दीजिए, आप कहीं और क्या करेंगे? आप कांग्रेस मुक्त भारत और संघ मुक्त भारत की बात नीतीश जी कहते थे। बगल में बिहार के झारखंड है, गोड्डा का उपचुनाव था, मैं भी गया था प्रचार में, वहां पर कांग्रेस जेडीयू आरजेडी का अलायंस था, तब भी आपका कैंडिडेट हार गया। तो आप जो तर्क दे रहे हैं कि आप अलायंस कर भी देंगे तो सब जगह रोकेंगे क्या? आप हमें पुडुचेरी बता रहे हैं, तमिलनाडु बता रहे हैं, पलामू में कौन जीता? पलामू के बारे में भी बता दीजिए जरा। पलामू के बारे में बता दीजिए, पलामू में क्या हुआ? तो बिहार के बगल में, बिहार के बॉर्डर पे कह रहा हूँ, सुनिए ना, बिहार के पलामू में किसकी जीत हुई? सुनिए ना, वहां तो कांग्रेस जीती। बगल में बॉर्डर में भागलपुर के बॉर्डर पे गोड्डा है, वो सीट हार गए आप, वहां प्रचार के लिए गए। बात यह है कि अगर हमारी आसाम की जीत को आप हल्के में लेना चाहते हैं तो लीजिए, मुबारक हो आपको, आप एकदम हमें हल्के में लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जान लें कि हम केरल में भले एक जीते हैं, लेकिन भविष्य की पार्टी बने हैं। 22 जगह हम मुकाबले में रहे हैं, जो पहले कभी नहीं रहे। ये आप लोगों के लिए अलार्म है। अगला 2019 में हमसे मुकाबला होगा किसी का। तमिलनाडु में आप कांग्रेस टीआर रामचंद्रन जी के सहारे लड़ रही थी, हम अकेले लड़ रहे थे। एक मिनट अजय जी, में भी आपकी स्थिति ये रही है, बहुत देर से एक्सपर्ट ने धैर्य बना के रखा है। गठबंधन नहीं किया तो हमारी क्या गलती है? उनके धैर्य का करके भी लड़ते तब भी हम जीतते वहां। जी रामचंद्रन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस का दी एंड, क्या ये परिस्थितियां भारतीय राजनीति को के लिए अच्छा संकेत है? क्यों कांग्रेस की ये स्थिति है आज की तारीख में आपकी नजर से? देखिए, कांग्रेस की स्थिति आज के तारीख में किसी और को वो ब्लेम नहीं कर सकते। उनकी जो अंदरूनी मसले हैं उसके वजह से ये स्थिति है। पिछले 2 साल में जब से मोदी साहब उभर के आए हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे तो एक इंस्टेंस नजर नहीं आया जिससे कि उन्होंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की हो या कुछ ऐसे एक लोगों को साथ में लाने की कुछ की हो या अपनी ही पार्टी को किस तरीके से गैल्वनाइज करे उस पर बात की हो।
ना उन्होंने कुछ मदद की है राज्यों में जहां उनके लीडर्स एक जमाने में बड़े पावरफुल होते थे। उन सबको आपने तो खत्म कर दिया अपनी पॉलिसी कि आप सेंटर से रूल करेंगे, कुछ भी हो किसी भी राज्य में। देखिए, ऐसी चीजें चलती नहीं है। कांग्रेस की जो भूमिका रही और जो स्ट्रेंथ उसको मिली अपने स्टेट के लीडर्स के वजह से। अगर आपने उनको नकारी दिया और फिर आप कहें कि भैया हम क्या करें, हमने कोशिश की पर हम जीत नहीं पाए, और आप सोचते हैं कि आपके लिए एक बड़ा अच्छा चीज है अगर आपके वाइस प्रेसिडेंट कह दें कि आई एम विलिंग टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई, आप पिछले 2 साल से रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हार के ले रहे हैं, आप जीते कितनी जगह हैं? और मैं अगर गिना दूं तो आपकी उनकी जो सीटें थी वो 1000 से ज्यादा कम हो गई हैं पिछले 6 साल में, और आपके जो गणित आपने दिखाए हैं उसमें वो सब फिगर्स हैं। बिल्कुल। तो मैं तो एक इम्पार्शियल ऑब्जर्वर हूं दोनों पार्टीज का, और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो कोशिशें बीजेपी, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, अब तो मिस्टर राम माधव है। हाँ। भाई, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर, उनकी असम, सक्सेस और अब असम में उनकी सक्सेस है। बिल्कुल। तो आप क्या इसको नकार देंगे? कुछ ना कुछ तो किया ही है जिसकी वजह से ये सक्सेस आया है। अगर मैंने भी कुछ इन सब में कुछ नाकामियां निकालनी है तो बड़ा आसान सा काम है। बट असम को जीतना बीजेपी के लिए वो भी इस वक्त एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग शॉट इन द आर्म फॉर देम जब वो अगले साल यूपी के बिल्कुल असेंबली इलेक्शंस में जाएंगे। रामकृपाल जी, जब बात रामचंद्र साहब कह रहे हैं, आप बिहार में चुनाव बुरी तरीके से हारते हैं, थोड़ी दूर पे आसाम है जहां पे आप बीजेपी पार्टी कमबैक करती है, और इस तरीके से कमबैक करती है। स्ट्रेटेजी के लेवल पर देख लीजिए, प्लानिंग के लेवल पर देख लीजिए, अलायंसेस के लेवल पर देख लीजिए, हेमंता विश्व शर्मा को शामिल करना, ये तमाम गठजोड़ के बावजूद। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस अपने राज्य हारी, असम में, केरल में, कांग्रेस ने जहां गठबंधन किया उन पार्टियों को हरा दिया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की क्या स्थिति हो गई आज की तारीख में? डीएमके के साथ गठबंधन किया, डीएमके हार गई। अजय कुमार जी को मेरी बात बुरी लग सकती है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरी चिंता यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी श्रिंक होती जा रही है और वो मानने को नहीं तैयार है। ये क्या देश की राजनीति के लिए सही तस्वीर बन रही है आगे के लिए? देखिए, सही है या गलत है, सवाल इस बात का है कि हमारे आपके नज़रिए से जो सही होगा, हो सकता है कि मोदी जी के नज़रिए से, बीजेपी के नज़रिए से गलत हो, और जो उनके नज़रिए से, भाई उनका तो नारा है कि हम मुक्त करेंगे। तो आप जो चिंता जता रहे हैं या हम जो चिंता जता रहे हैं वो कई पार्टियां अलग अलग सोचेंगी। मैं एक चीज, जो आपका बेसिक सवाल है, मैं वहां से शुरू करता हूं। देखिए, अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है 10-20 साल का जो परिदृश्य है, कांग्रेस को गांधी मुक्त करना नहीं लगता संभव है, और देश को कांग्रेस मुक्त करना संभव नहीं है। रही बात, कांग्रेस को आप किनारे कर सकते हो, लेकिन ये सपना पालना कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी सरवाइव करेगी, इससे ये असंभव नहीं है। और दूसरी बात कि कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता, कांग्रेस को आप किनारे कर सकते हैं। एक बात तो बीजेपी को बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। आज की ब्रेकिंग न्यूज अगर कहा जाए तो यह है कि कांग्रेस आज के परिणामों से संतुष्ट है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। अजय जी आईना लिए टहल रहे हैं, लेकिन वो उल्टा पकड़े हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं। अभी आपको दिखा रहे थे। आप बताइए। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से 3 बातें कह रहा हूँ, 3 बातें कह रहा हूँ। सुनिए, देखिए, बहुत इलेक्शन होंगे, आप जीतेंगे भी, हारेंगे भी, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, प्लीज आप एक मिनट अजय जी मुझे कह लेने दीजिए, फिर आप कहिएगा। अमित मित्रा जी भी जुड़ गए हैं। आप कह ले। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आज हो रहा है उसके लिए बीजेपी की उतनी सफलता नहीं जितनी आपकी कारगुजारियां और आप अपनी इस विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए, मैं सुबह से सुन रहा था, जिन जो आपका मेन था, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसमें आपको हारे 25 साल 30 साल हुआ। क्या स्ट्रेटजी बनाई? 32 साल हुआ उत्तर प्रदेश में हारे, एंटी इनकम्बेंसी थी, हार जीत लगी रहती है। भाई 32 साल हो गए, 47 साल तमिलनाडु। आप यही कह रहा हूं, क्या किया आपने? तो अभी भी अगर आप इस बात से आप संतुष्ट हैं
और आपका अहंकार इस मैं बात एक से है मैं कि नहीं। एक चीज यहाँ पे अमित मित्रा साहब जुड़ गए हैं, सुमित जी। टीएमसी के नेता हैं। अजय जी मौका देता हूँ, अमित मित्रा साहब मेरे साथ हैं। मित्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 के लिए वक्त निकालने के लिए, और बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद जी। मैं, आप इजाजत हमें देंगे तो मैं एक दो कमेंट करके मैं आपको छोड़ दूंगा। आपके विचार, बहुत कड़ा विचार चल रहा था, मैं सुन रहा था बैठ के। तो एक सवाल करिए, उसके बाद मेरे को छोड़ दीजिए, मेहरबानी। मैं एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था मित्रा साहब। आज ममता दीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा समझ में आई, कि कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि हम कांग्रेस के भविष्य पे चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस क्यों डिक्लाइन हो रही है, ममता दीदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से लेफ्ट के साथ अलायंस किया वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था। आपको लगता है कि ये जो अलायंस हुआ दो अपोजिशंस का, देखिए ममता जी इसने ने आपको जो फायदा पहुंचा दिया? देखिए ममता बनर्जी ने जो कही है वो एकदम सही है। मैं और एक कदम बढ़ा के बोलना चाहता हूं कि शायद उन्होंने आइडिया सामने आपके पास थ्रो की है कि ये जो अलायंस थी, ये कोई, आप तात्विक विचार करें, आदर्शवाद के विचार करें, ये अलायंस में कोई दम ही नहीं था। कहां मार्क्स, लेनिन और स्टालिन, और कहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और जहां सीपीएम के लोग 55,000 लोगों की हत्या हुई 1977 से 2009 तक, 55,000। उनमें से ज्यादा तौर से कांग्रेस के लोग थे जो मारे गए, जो कत्लेआम हुए। उन्हीं के साथ जाके हाथ मिलाना, इतना तक कि मैं के उदाहरण आपको दे दूं, एक आदमी को 2 हाथ काट लिए थे सीपीएम, जो अभी रैली में थे ममता बनर्जी के, क्योंकि उन्होंने जाके हाथ के सिंबल में उन्होंने वोट दिया। अब बताइए, जहां ये मार है, जहां ये कत्लेआम है, जहां आदर्शवाद के इतना फर्क है, जहां कोई तात्विक विचार से साथ नहीं आ सकते हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस, ये अलायंस में यही ममता बनर्जी कह रही थी कि ये केवल सुविधावादी के लिए, सुविधा के लिए अलायंस है कि चेयर पे बैठो। लेकिन आज जनता ने दिखा दी है, वो समझते हैं ये जो इनर कॉन्ट्रडिक्शन मार्क्स वाले कहते, ये इनर कॉन्ट्रडिक्शन जनता ने देख ली, उसीलिए उनको एकदम गिरा दिए। अब लेफ्ट फ्रंट तो खत्म हो गई, आपको 25 कुछ ऐसे के आसपास के वोट होगी, और कांग्रेस के लिए लेफ्ट फ्रंट में जबरदस्ती उनको वर्कर्स को कहा कांग्रेस को वोट दो, उसको ज्यादा मिल गया। कांग्रेस वाले उनको वोट नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने कत्लेआम हुए थे। इसीलिए ये, इसमें कोई विचार से, कोई धारा से आप नहीं देख पाएंगे कि इसमें कोई मतलब है, करना थी। यही बात कम शब्दों में ममता बनर्जी ने आपको कही। हन्नन मुल्ला साहब जवाब दीजिए अमित मित्रा की बातों का। अमित मित्रा साहब सुन रहे हैं? मुल्ला साहब। सुमित जी बोलिए। अनहोली अलायंस था आपका। मेरा एक कहना है, जो पश्चिम बंगाल में, हेलो सुनिए तो, पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस जो मैदान में ममता बनर्जी का गुंडागर्दी के खिलाफ एक साथ लड़ा, वो कोई फॉर्मल अलायंस के आधार पर, कि राज्य में या कि केंद्र में कोई प्रोग्राम के आधार पर, कोई कर्मसूची के आधार पर, कोई ऑफिशियल अलायंस के आधार पर नहीं था। ये बात सब लोग भूलने चाहता है। इसको भूल के अब सच्चाई को सामना नहीं कर सकता। हम बोला जो लोकसभा चुनाव में हमारा जहां था 28 जगह में बढ़त था, 30% वोट था, आज भी हम वही जगह हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाया। ये बात सही है, ये हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक है, और ये सेटबैक रातारात नहीं हो रहा है। आपको मालूम है किस तरह वहाँ जो क्यों हम लड़ रहे हैं, कोई सत्ता में जाने का या सीट बढ़ाने से ज्यादा था, हमारा हजार कार्यकर्ता को बचाना था। कैसे हम बचा सके? मित्रा साहब, खून खराबा, रोज इलाका से हमला, इसको रोकने के लिए जो एक साथ लड़ने के लिए तैयार था, जो हमारे साथ एक साथ लड़ने के लिए अमित मित्रा साहब, मेरा एक सवाल और है इसके पहले कि आप जाएं, आप इशारा कर रहे हैं जाने का। मुल्ला साहब मैं लौटता हूँ, मैं अजय कुमार जी आपको आपके पास। अमित मित्रा साहब, मेरा एक सवाल और है, ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में किस भूमिका में 2019 में दिखाई देंगी? क्या ममता दीदी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ये एक फोरम पर आ सकते हैं? देखिए, अभी इतना इस मामले में टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन 2019 में लगता है जिस तरह बीजेपी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उनके जो यूफोरिया था वो खत्म हो गया, अच्छे दिन नहीं आया, बहुत ही प्रॉब्लम्स उनके सामने हैं। आम जनता उनके जिस तरह थे पहले,
इस तरह नहीं है, उनकी मिसाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस को तो हालत ऐसी आप जानते हैं कि वो कहां से कहां चले गए। इसीलिए रीजनल पार्टीज जो हैं उनके आपस वो जीत रहे हैं, वो सक्सेसफुल है। उसीलिए जो सक्सेस जिनके पास है, लूजर नहीं है, सक्सेसफुल जो लोग हैं, उनको बीच में जरूर कुछ मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स राजनीतिक तौर से तैयार हो सकता है, जिसमें ममता बनर्जी का जरूर एक अच्छी रोल होगी। उसमें बहुत है, 8-9 स्टेट है जहां रीजनल पार्टीज इमर्ज कर गए, सरकार में है, चीफ मिनिस्टर्स है, लूजर्स नहीं है। अगर उनके आपस में कोई बात हुई तो मेरा लगता है कि 2019 में एक नया राजनीतिक मैट्रिक्स बन सकती है, जिस नए ढांचा में नीतीश कुमार जी ने अपने आप ममता को बनर्जी की प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है राष्ट्रीय लेवल पर एक विकल्प के तौर पर। क्या ममता दीदी नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगी? देखिए, सवाल ये है कि मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 हिस्से हैं, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस और तीसरी है रीजनल पार्टीज के चीफ मिनिस्टर आफ्टर चीफ मिनिस्टर बनते जा रहे हैं। तो अगर आपस में ये तीसरी हिस्से में अगर कोई 2-3 साल के अंदर कोई संपर्क गढ़े तो वो एक तीसरी प्रोसेस में एक नया मैट्रिक्स भारत के राजनीति के सामने आ सकती है ऑफ सक्सेसफुल पीपल जिन्होंने जीत के आए हैं, जनता के पूरा नजर पे है। पर हमने देखा है मित्रा साहब 70 साल के इतिहास में तो ये एक सोचने के विषय है, पॉलिटिकल साइंस इस मामले में विचार करें। फोर्सेस नेशनल लेवल पर आकर अपने एस्पिरेशंस के चलते सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लीडरशिप का टसल शुरू होता है और वो जो सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट है वो देखा जाएगा, वो फेल हो जाता है। वो देखा जाएगा आने वाले दिनों में जरूर हम देखेंगे। मैं तो एक आइडिया आपके सामने रख रहा हूं, एक पैराडाइम आपके सामने रख रहा हूं, अब विचार होगी उसके ऊपर। थैंक यू मित्रा साहब, बधाई आपको, थैंक यू सो मच। अजय कुमार जवाब दीजिए। अजय कुमार, आप बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस के फेलियर की वजह? जी नहीं, पहले तो जो राम के पास में ममता दीदी हमसे अधिक ज्यादा नंबर से लौटने वाली हैं। सबसे अधिक पॉलिटिकली स्मार्ट कदम नीतीश कुमार ने उठाया। ये गठबंधन ममता दीदी के साथ नीतीश कुमार का हो सकता है 19 में। नीतीश जी स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, उन्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है। और अभी बस मैं एक लाइन बोलूंगा, अभी शाहनवाज हुसैन जी बता रहे थे कि केरल में हेलीकॉप्टर मैंने देखा, तो मैंने भी बिहार में मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखा था, दिल्ली की जनता ने भी मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़ते हुए खूब देखा था। खैर, राष्ट्रीय राजनीति में हमने तो हुंकार भर दिया है कि सारे गैर बीजेपी दल एक मंच पर आकर इकट्ठा हो। नीतीश कुमार जी ने यह अभियान छेड़ दिया है कि सारी गैर भाजपा पार्टियां, सारी गैर बीजेपी पार्टियां, सुन लिया जाए, हमारे नेता नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत का नारा दिया है। और ऐसे में ममता बनर्जी जाहिर है कि एक बड़ी नेत्री है। गैर बीजेपी एकीकरण में गैर बीजेपी दलों, शाहनवाज जी सुन लिया जाए, बीच में बात काटना सभ्यता नहीं मानी जाती है। मैंने आपकी बात को शाहनवाज जी एक बार भी नहीं काटा। मैं ये बता रहा हूं कि ममता बनर्जी बड़ी नेत्री है और राष्ट्रीय राजनीति में जब भी गैर बीजेपी दलों के एकत्रीकरण की बात होती है, नहीं ठीक है, लेकिन मैं बीच में आपकी बात को नहीं काट रहा हूं। वैसे मैं भी आपसे मैं भी आपको जी बिल्कुल मैं ये बता रहा हूं कि चाहे वह ममता बनर्जी जी हो, नीतीश कुमार जी हो या भारत के अन्य क्षेत्रीय मुख्यमंत्री हो, सभी की गैर बीजेपी दलों के एकीकरण में भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और अगर बीजेपी के नेता डर रहे हैं तो केवल इसी बात के चलते डर रहे हैं कि बिहार से गैर बीजेपी वाद की जो चिंगारी फूटी है वह 2019 में बीजेपी के लिए महंगी साबित होने वाली है। अभी तात्कालिक खुशियां हैं, तात्कालिक खुशियां मना ले बीजेपी के नेता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी उनको जवाब देने का एक्सटेंड करते हैं। शाहनवाज जी 30 सेकंड से वाइंड अप कर रहे हैं, शाहनवाज जी प्रोग्राम खत्म कर देंगे। शाहनवाज जी वाइंड अप करिए 30 सेकंड से, आपका लास्ट कमेंट। मैंने कहा पिछले, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर जो संघ मुक्त और बीजेपी मुक्त भारत का नारा दिया था नीतीश जी ने, वो भी फेल हुआ है। इसकी चर्चा नहीं की आपने। अब तो आसाम संघ बीजेपी युक्त हो गया, तो नारा कांग्रेस मुक्त का तो हम पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे विरोध में नारा दिया गया था और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी केरल में आ गई, विधानसभा मंत्री हो गई। और आसाम के अंदर हमने सरकार बनाई है, इसलिए
ये जो कहा गया था, सपना देखा गया मैं था, माफी चाह रहा हूं, शुक्रिया अदा करूंगा मुक्त भारत का, उनके लिए भी धन्यवाद जी, चुनाव में जवाब रामगोपाल है। जी, वो अभी ये मान लेंगे कि इस चुनाव के अंदर नवल शर्मा जी, पूरी और तरह अजय कुमार हमारे साहब, जो विरोध में माफी के साथ वक्त की कमी है मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त है आपको हमारे एसएमएस के जवाब दिखाने का। हमारा आज का सवाल था कि क्या बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले हैं। 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 8% ने नहीं में जवाब दिया है। यही पोल हमने ट्विटर पर किया, ट्विटर के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 15% ने नहीं में जवाब दिया। यानी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है। कांग्रेस दी एंड की बातें हो रही हैं और ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव आने वाला है, पंजाब में, उत्तराखंड में और खासकर उत्तर प्रदेश में। क्या कांग्रेस इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल पाएगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज फिलहाल हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।